गर्म पानी तो भिजवा सकते हैं ना, गर्म पानी भिजवा देना। भगवान जाने यार ये क्या है यहाँ का। चलो आप ऑन करो, कोई नहीं, आप ऑन करो। आंखें चमक गई। ओ गॉड। हाय एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटा देखो, आज तुम्हें मैं काफी खुफिया रूम में दिख रही हूँ। आज मैं एक खुफिया रूम के अंदर हूँ। देखो मेरी आंखें चमक रही है वहां। चैट्स क्यों नहीं चल रही? कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे? कमेंट्स। हाउ आर यू ऑल? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया? आज मैं ऐसे एक रूम में हूँ जिसके चारों तरफ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। मैं आपको काश कैमरा घुमा घुमा के दिखा पाती कि सारा रूम कैसा लग रहा है। अंधेरा कायम रहे टाइप्स, किल्विश टाइप्स लग रहा है। मुझे फोन से कमेंट्स दिखा दे तब तक यार, ये मेरे फोन में तो कमेंट्स चलेंगे भी नहीं। बेटा जस्ट 2 सेकंड टाइम दो, आपके कमेंट्स जब तक चल रहे हैं। सारे बच्चे बेटा पहला लेक्चर देख के आए हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। पिछले दिन देखो अभी कमेंट्स नहीं चल रहे तो अभी सिर्फ मैं बातें करती हूँ, आप सुनते जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तो पिछले दिन हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक होमवर्क दिया था, मैंने बहुत सारे कमेंट्स चेक किए, बहुत कम ही सही आंसर आए हैं कि ब्रीदिंग एक कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है। बहुत कम सही आंसर्स हैं, उसका आंसर मैं दूंगी। ऑल्सो पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे बेटा, उसके बाद ही नया क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पिछली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया था, मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए थे, क्योंकि वो बेसिक्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी में वो चीज मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ जो स्टेप्स हमने थोड़े बहुत पढ़े वो स्टेप्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आई थिंक पॉइंट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी करा दूंगी। और आज हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे मेजरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में। कुछ 3D मॉडल्स है मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जो हम देखेंगे। अभी भी मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे तो मैं 2 मिनट, बेटा शगुन तो होता ही है, और आज मैं नए स्टूडियो में आई हुई हूँ तो यहाँ पे भी फील नहीं आ रही है, कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं। ओ माय गॉड, बेटा कमेंट्स नहीं दिख रहे। तेरा एंड्रॉइड है फोन? एंड्रॉइड में तो दिखने चाहिए यार। यार बेटा मैं बताओ क्या करूं यार, बिना कमेंट्स के कैसे पढ़ाऊं ये बताओ आप। ये कभी, अरे टेबल ऑफ कंटेंट बेटा गलत डला हुआ है, कोई नहीं, हम टेबल ऑफ कंटेंट खुद से लिखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कंटेंट आज का जो पढ़ने वाले हैं पहले मैं वो लिख लेती हूँ बेटा, क्योंकि अभी आपके कमेंट्स नहीं चल रहे तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जब तक आपके कमेंट्स नहीं चलते हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। पिछली क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था। टुडे वी आर गोइंग टू बेटा कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड भी आज हमारे पास बहुत छोटा सा है बेटा तो ज्यादा हम लिख नहीं पाएंगे। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। आपने अगर एनसीईआरटी खोल के थोड़ा सा बेटा खुद से मेहनत की होगी, और हाँ आपके नंबर मैंने देखे, कमेंट्स चलने लग गए, कमेंट्स चल रहे हैं, अभी कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है? बेटा मुझे ये बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अभी कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है? जल्दी बताओ, कमेंट्स चलने लग गए बेटा। बेटा देखो वॉइस ना थोड़ी दबी हुई आ रही होगी बट कम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं नए स्टूडियो में एक जगह पे आके क्लास ले रही हूँ तो यहाँ का वॉइस सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है? बट मैं अपनी फुल वॉल्यूम में बोल रही हूँ बच्चों। मुझे एक बारी बता दो ईयरफोन्स लगा के एक बारी सुन के कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है? थोड़ी दबी हुई आ रही होगी बट क्या आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है क्या बच्चों? यस। ऑल्सो आज हमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और हमें ह्यूमन मैं बोलना थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन चल रहा है 12th क्लास में तो वही मुंह से निकलने वाला था, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बेटा स्टार्ट करेंगे, जो शायद अगर आप सब बच्चे बेटा, वेरी गुड, चलो यस वेरी गुड बेटा। आप अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में जब आप बॉडी को कट करेंगे
तो आप लंग्स के बारे में बहुत अच्छे से, ऑफकोर्स आपको बॉडी के हर एक पार्ट को स्टडी करना है. And one of those beautiful parts that you are going to study when you are going to be in the medical colleges in your MBBS is human respiratory system. कि हमारी lungs कैसी दिखती हैं और हमारी ट्रेकिया कैसी दिखती है, alveoli कैसी दिखती है, everything. एंड ऑफ कोर्स वो तभी हो पाएगा बेटा जब आप शिद्दत के साथ में पढ़ाई करेंगे. टेस्ट में नंबर तुम लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन ज्यादा भी खुश नहीं होना है बेटा. नंबर अच्छे आए हैं, वेल एंड गुड है. पेपर बिल्कुल नीट पैटर्न का ही बनता है, चाहे शॉर्ट टेस्ट हो चाहे नॉर्मल हो. अगली बार से थोड़े असर्शन रीजन भी डालना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने तुम्हें दिखाया था डाइजेशन के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं. तो अगली बार से बेटा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डालें आपको. ठीक है, यस एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. ठीक है, तो वेट फॉर दैट. सारे मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे एक बारी बेटा कमेंट्स में बताएंगे हाउ इज द जोश एवरीवन. आज फुल जोश के साथ में नए नए स्टूडियो में बेटा श्री गणेश करते हुए मैं आपको पहले एकदम शताब्दी एक्सप्रेस चलाएंगे और पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, फिर बेटा जी ये स्टार्ट करेंगे, फिर बेटा जी ये स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो एक बारी क्विक रिवीजन हो जाए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. मैंने आपको बोला था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम बेटा क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल. क्यों कर रहे हैं बेटा ये सांस लेना? ऑक्सीजन वैसे हमारा यूटिलाइज हो जाता है, CO2 जो प्रोडक्ट बनता है वो हम रिलीज आउट कर देते हैं. ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मैम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. बेटा धरती में हर कोई क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करता है? नहीं. एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है. हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं. कई एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी बेटा ऑक्सीडेशन हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. बट अपना तो बेटा क्या होता है? वेरी वेरी नाइस. बहुत दिनों के बाद तुम लोगों से मिल रही हूं ना, मेरे को अपनी आवाज ना ऐसे कान में, इतना छोटा सा रूम है, एकदम आवाज हर तरफ से मेरे ही कान पे आ रही है. ठीक है, यस, वेरी वेरी नाइस. बेटा जी जल्दी से मुझे पिछली क्लास का रिवीजन आप लोग करवा दो. ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो आप सांस ले रहे हो इतना आसान प्रोसेस थोड़ी है. ये मैंने इस तरीके का बेटा एक प्राणी बनाया था जो तुम अपने आप को कंसिडर कर सकते हो. जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, कुछ याद आ रहा है? द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, व्हाट इज दैट स्टेप बेटा? दैट स्टेप इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या एयर बोल दो. कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रही हूँ. अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है तो बेटा जी मैं रिवीजन करा रही हूँ. ठीक है, ये लिखना नहीं है, रिवीजन है. इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, CO2 को बाहर कर देते हैं बेटा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? अब बेटा जी जब मैं इनहेल कर लेती हूं तो यानी कि मुझे उस ऑक्सीजन को अपने कोने कोने तक, यानी कि अपने हर एक सेल तक, यानी कि अपने टिश्यूज तक पहुंचाना है. ये मेरा कर्तव्य है बेटा. कैसे करेंगे ये? जैसे ये एयर बेटा अंदर आती है, जैसे ये एयर अंदर आती है, मुझे क्या करना है? आज हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई नाम की एक चीज होती है बेटा जी, जो आपने शायद 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा. अगर कोविड में तुमने टाइम पास नहीं किया है तो तुमने पढ़ा होगा बेटा. अपने लंग्स में क्या होता है? अपने लंग्स में होती है एल्वियोलाई. एल्वियोलाई ऐसे स्ट्रक्चर्स है बेटा जहां से एयर का एक्सचेंज होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है. मेरी बात समझ रहे हो बेटा? इस वाली कैपिलरी का क्या नाम बताया था मैंने? इस वाली कैपिलरी का क्या नाम बताया था मैंने कल? मैंने आपको बोला था, कल नहीं जब भी हमने पढ़ा था बेटा, मैंने जो ऑक्सीजन अंदर लिया है मुझे उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना पड़ेगा कि नहीं? अब मैं कॉकरोच तो नहीं हूं, तुम भी आई होप कॉकरोच नहीं हो ना बेटा. कॉकरोच क्या करते हैं? कॉकरोच के ब्लड के थ्रू तो कोई एयर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता ना बेटा. उनके पास हीमोग्लोबिन है नहीं, अपने पास हीमोग्लोबिन होती है जिसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड करता है. हम पढ़ेंगे आगे भी. तो अपने को वेरी वेरी गुड, इसे पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं, इसे पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं. बेटा जी आज हमें इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना है. पल्मोनरी कैपिलरी में किस चीज की लाइनिंग होती है? वेरी वेरी गुड, पहली आंसर आ गया है आशीष.
वेरी वेरी गुड, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहां से ऑक्सीजन बेटा यहाँ के ब्लड में डिफ्यूज होती है और CO2 को आप रिटर्न कर देते हैं, यहां से CO2 इस तरीके से एल्वियोलाई में रिटर्न बैक हो जाती है, राइट बेटा। ये एल्वियोलाई है। आपको आज पता चलेगा कि एक ह्यूमन के एक लंग्स में कितने लंग्स है बेटा, कोई चार चार तो लंग्स लेके नहीं घूम रहा ना, दो यहाँ दो यहाँ यहाँ, हर तरफ से ब्रीदिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। दो ही लंग्स है बेटा सबके पास, आर यू श्योर? ठीक है, दो लंग्स है अपने पास, उसमें बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? आपकी बॉडी में बेटा जी याद रखना, दो जगह पे एक्सचेंज होता था गैसेस का। एक एक्सचेंज होता है यहाँ बिटवीन ये सेकेंड स्टेप है एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, और एक एक्सचेंज होता है टिश्यू के पास में, राइट बच्चों। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमने 3 रेस्पिरेशन पढ़े हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेल्यूलर, ठीक है। अब तुमने बेटा ऑक्सीजन को यहाँ बिठा दिया, अब ऑक्सीजन बेटा यहीं पे बैठी थोड़ी रहेगी, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी कि नहीं, राइट। अब ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी वाया ब्लड, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ बेटा रेस्पिरेशन, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एम आई क्लियर? दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैंने ब्रीदिंग किया, मैंने एक्सचेंज किया, मैंने उसे ट्रांसपोर्ट किया। अब मुझे अपने जीवन में दूसरी बार जो एक्सचेंज करना है बेटा एयर का, मैं वो एक्सचेंज करूंगी, तो यहाँ पे भी बेटा जी एक कैपिलरी होगी और यहाँ पे टिश्यूज होंगे मेरे बच्चों, जो बेचारे बैठे हुए हैं कि ऑक्सीजन आए तो मैं उसको यूटिलाइज करूं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, ताकि ऑक्सीडेशन हो। यस मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, अगला स्टेप होगा कि जो ऑक्सीजन तुम बेटा ब्लड से भेज चुके थे, इस कैपिलरी का नाम होता है सिस्टमिक कैपिलरी। बेटा इसमें रोना मत कि सिस्टमिक नाम मुझे याद नहीं हो रहा, बेटा याद हो जाएगा, सिस्टमिक का नाम भी याद हो जाएगा, चिंता ना करना, ठीक है। सिस्टमिक कैपिलरी वो कैपिलरी होती है बेटा जो टिश्यूज के पास होती है। हमेशा याद रखना एक्सचेंज कैपिलरी के थ्रू होता है। कोई मेरा प्यारा बच्चा, कोई मेरा प्यारा सपोला आंसर देगा मुझे कमेंट्स में कि कैपिलरी से ही क्यों एक्सचेंज हो रहा है, आर्टरी से या वेन से क्यों नहीं एक्सचेंज हो रहा है। बेटा ये एनिमल टिश्यू में पढ़ा है हमने, व्हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस वाया कैपिलरी। आर्टरी और वेन से काय को नहीं होता है बेटा, क्यों नहीं होता है मुझे बताना। और ये ऑक्सीजन तुम्हारे टिश्यूज को मिल गया, यहां से CO2 बेटा ब्लड में रिटर्न बैक आ गया। इस वाले एक्सचेंज को विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, दिस इज द फोर्थ स्टेप, इट इज कॉल्ड एज बेटा, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, जैसा कि आप बोल रहे हो इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट मेरे बच्चों, राइट। थिन होती है, वेरी वेरी गुड, बहुत ही थिन होती है मैम। डिफ्यूजन बाउंड्री के लिए हमें थिन बाउंड्री चाहिए, और थिन बाउंड्री का मतलब है मैम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एक सिंगल लेयर में होना। वेरी वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली राइट। आप जब ऐसे आंसर्स देते हैं तो आप हमेशा याद रखो कि आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ये होती है एप्लीकेशन जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। अगर वो तीसरे चैप्टर तक आते आते भूल जाओगे बेटा तो कैसे काम चलेगा, है ना। आप लोगों का आंसर सही आने का मतलब ये है कि आपका बेस बन रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा। लेट आंसर है तो भी चलेगा, बट गलत आंसर नहीं आना चाहिए, इजी चीज होगा ये बेटा। फोर्थ इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। जब टिश्यू को ये ऑक्सीजन मिला बेटा, तो टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, इसे बोलते हैं आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन, विच इज दी फाइनल स्टेप इन दी रेस्पिरेशन। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है ना बेटा, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। आस्था बेटा, मैं अभी गर्म पानी मंगाने वाली हूँ, मैं अपने वॉइस के टॉप पे बोल रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला बेटा, ये जो है ना इसमें वॉल्यूम थोड़ी दबी हुई आएगी, बट मैं एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम पे बोल रही हूँ। मैं जरा गर्म पानी मंगा लेती हूँ बेटा, नहीं तो मेरा तो गला फट ही जाएगा ना बेटा। कुंदन, कुंदन, कुंदन गर्म पानी भिजवा दे यार, मेरा गला बहुत दुख रहा है। हाँ जी बेटा, ओके चलो, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तो बेटा ये एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी जो आपके एनसीईआरटी के तीसरे पन्ने पर है, ठीक है। ये जो लाइन है बेटा, ये एनसीईआरटी के 3rd पेज पे है बेटा, ठीक है, 3rd पेज पे है। ओके, मैं जरा सा बेटा आपको ये पढ़ा देती हूँ कि
कि ये है क्या, क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा, जो हमने पढ़ा था बेटा एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा था वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप्स दिया हुआ है बेटा। Breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in, CO2 rich alveolar air is released out। ठीक है बेटा जी, 271 में विकास ने बोला है और खुशी ने बोला है, आकांक्षा हर्ष ने बोला है, 270 पेज पे दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ऐसा स्टेप हमने पढ़ा। दूसरा स्टेप था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सेकेंड स्टेप, आप चाहो तो एनसीईआरटी में इसे लिख के रखो बेटा, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी में लिख के रखो। ये जो दूसरा स्टेप है बेटा, ये लिखना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लिखना बेटा, ये चीज आपने लिखी हुई है बेटा, इसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है बेटा, बिल्कुल नहीं रिपीट करना है बेटा, आपको सिर्फ इसे एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। एग्जैक्टली हमने बेटा डायग्राम में बनाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर चौथा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये बेटा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। आप चाहो तो एनसीईआरटी में ये लिख लो। ठीक है, और पांचवा स्टेप है बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय दी सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज इन CO2, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में आप पढ़ोगे इसके बारे में। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था बेटा कौन बनेगा करोड़पति का, कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, एक्चुअल में उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस, आप इसे आज सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखेंगे, एनसीईआरटी नहीं अपने नोट्स में। रेस्पिरेशन किस तरीके का प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। Why did we say this बेटा that it is a physico-chemical process, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है और एक केमिकल प्रोसेस है ना। जैसे हमने डाइजेशन को बोला था कि मैकेनिकल प्रोसेस भी है, केमिकल प्रोसेस भी है। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि तुम दांतों से और ऑफकोर्स टंग के मदद से फूड को पहले च्यू करते हो, उसका मसाला बनाते हो, मतलब कि बेटा अपने बोलस बनाते हो, और फिर तुम उसे बेटा इंटरनली डाइजेस्ट भी कर रहे हो। आप कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में डिवाइड करते हो। इसमें आपने फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बनाया, इसे बिल्कुल नहीं लिखना है यार बेटा, समझदारी वाली बातें किया करो। कितनी बार तो बोला मैंने नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाला स्टेप लिखो एनसीईआरटी में अपनी नोट्स में। रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको का क्या मतलब होता है, फिजिको का मतलब है फिजिकल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 जो स्टेप्स आपने लिखे हैं कल या पिछले दिन क्लास में, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड दी ब्लड। ये 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस है। इसमें तुमने किसी भी तरीके का बेटा ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन नहीं कराया। केमिकल प्रोसेस है जहां आपने एक्चुअल बेटा ब्रेक डाउन किया फूड का, दैट इज द लास्ट स्टेप। 5th स्टेप इज अ केमिकल प्रोसेस। बाकी सारी चीजें बेटा फिजिकली हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व यूजुअली नहीं हो रही है, दैट इज व्हाई फिजिको केमिकल प्रोसेस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है बेटा। इसको एक बार लिख लो। अब बेटा अलग अलग आप चीजें बोल सकते हो कि मैम कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है, ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, बायोकेमिकल भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। यस, इसको बेटा फटाफट से लिख लो ना, इसको फटाफट से नोट करो, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। इसको फटाफट से नोट करो बेटा जी। क्रिस्टल क्लियर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डन 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 हो गया बेटा। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इज लास्ट स्टेप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा व्हाट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। किस एनिमल में कैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे तो बेटा ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स वाला टॉपिक है ये हमें कहाँ पे भी पढ़ना है, वापस से एनिमल किंगडम में, ठीक है। एनिमल किंगडम के फाइलम्स को बेटा एक बारी हम आराम आराम से पढ़ेंगे, बट मैं चाहती हूँ सब कुछ क्लास में थोड़ा तुम्हारे ना याद भी होता चले, तो मेरी थोड़ी सी मदद करो,
मेरी मदद करने का मतलब होता है अपनी मदद करना, स्वयं की मदद करना। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, जो मैंने आपको टिश्यूज वाले चैप्टर में फाइलम्स को सीक्वेंस में लिखवाया था। सबको याद आ रहा है कुछ फाइलम्स थे ऐसे, फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अगर नहीं याद आ रहा तो बेटा याद करना है। मैंने आपसे कहा था ये बिल्कुल बेसिक है, ये 10वीं कक्षा में पढ़ना चाहिए था, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट फाइलम के नाम सीक्वेंस में पता होने चाहिए। और एक चीज याद आ रही है बेटा, जब मैंने एनिमल टिश्यू आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले धरती पे टिश्यू थोड़ी आए थे। याद आ रहे हैं किसी को कुछ कि धरती पे सबसे पहले टिश्यू आए थे क्या बेटा? टिश्यू नहीं आए थे, सबसे पहले क्या आया था? और कुछ ऐसा याद आ रहा है? मैंने आपको रिलेट करके बताया था, इसे नोट मत करना। जैसे मैंने आपसे कहा था लेटर्स होते हैं हमारे पास, अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास ABCD। ABCD को तुम कंबाइन कर करके बनाते हो वर्ड्स, फिर तुम वर्ड से बनाते हो सेंटेंस, फिर तुम सेंटेंस से बनाते हो बेटा पैराग्राफ, और पैराग्राफ से तुम बनाते हो एक पूरा चैप्टर। कुछ याद आ रहा है? ऐसा मैंने तुम्हें बताया था। धरती पे सबसे पहले आए थे सेल। वेरी वेरी गुड मैम, सबसे पहले धरती पे सेल आए थे। मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो लेटर्स थे बेटा, अल्फाबेट्स थे, वो हमारे सेल्स थे मेरे बच्चों, राइट? सबसे पहले बेटा हमारे पास सेल्स थे, और जब सेल्स बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, याद आ रही है एनसीईआरटी की टिश्यू की डेफिनेशन जहां मैंने आपको ये लिखवाया था, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये टिश्यू की डेफिनेशन थी। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका ऑलमोस्ट एक जैसा काम होता है, ऑलमोस्ट बेटा सब एक जैसा काम नहीं करती, ऑलमोस्ट एक ही तरीके का काम कर रही है, परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, वो टिश्यू की डेफिनेशन थी, राइट? सबको धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है? एपिथेलियम की ओरिजिन थी, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, कनेक्टिव टिश्यू की मेसोडर्मल, नर्वस टिश्यू की एक्टोडर्मल, मस्कुलर टिश्यू की मेसोडर्मल, ठीक है? सेल से बने थे बेटा टिश्यू, यानी कि एक बात तो आपको क्लियर थी ना कि धरती पे सबसे पहले सेल्स आए होंगे। अब बेटा तुम थोड़ा अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तुमको क्या लगता है बेटा? एक चीज थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज करके बेटा बताओ मुझे कि तुम्हें लगता है क्या कि जिसके पास सेल्स रहे होंगे उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सेम होगा टिश्यू वाले के जैसा, और जिसके पास ऑर्गन रहा होगा उसका भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सेम रहा होगा टिश्यू वाले जैसा, या जिसके पास ऑर्गन सिस्टम रहा होगा उसका भी सेल जैसा ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रहता है? क्या तुम्हें ये लगता है कि इन सबका बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, या जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में एडवांसमेंट आनी चाहिए? तुम्हारे दिमाग से मुझे बताओ कि क्या लगता है तुम्हें, एडवांसमेंट आनी चाहिए, सिमिलर तो नहीं होगा? वेरी वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड, ठीक है। आप सबका आंसर यही आ रहा है, नो मैम। मैम कैसे हो सकता है कि जिसके पास सेल है और जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं मैम। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो हम जो पढ़ते थे, हम 12, अभी तुम किस में हो? 11th में हो ना? अभी हम वो चीज थोड़ी पढ़ते हैं, वो चीज पढ़ते तो बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाती। अब वो तो नहीं हो रहा है ना बेटा। जो पहली क्लास में पढ़ते थे, 10th तक आते आते कितना एडवांसमेंट होता है, दिमाग हमारा उतना ही है लेकिन पढ़ाई में एडवांसमेंट हो जाता है, राइट मेरे बच्चों? राइट, तुम तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, है ना? पढ़ाई में एडवांसमेंट होती है, वैसे बेटा इनके स्ट्रक्चर में भी एडवांसमेंट होती है। अब बेटा जब मैं एनिमल किंगडम आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे ये जो सेल्स की प्रेजेंस है, या इनमें टिश्यू है, या इनमें ऑर्गन है, या इनमें ऑर्गन सिस्टम है, इसे बोला जाता है इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है? क्या बोलते हैं? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। क्या इनके पास सेल है? अगर इनके पास सेल है तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बेटा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनके पास टिश्यू है बेटा तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनके पास बेटा ऑर्गन है तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गन सिस्टम है बेटा तो क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि बेटा 10वीं तो हमने कोविड में निकाला है
और दिमाग का भी ज्यादा यूज किया नहीं है हमने, तो मैं फिलहाल आपको बता दूंगी कि कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको डरना नहीं है, ये सारी चीजें एनिमल किंगडम में वापस रिपीट होगी, बट क्योंकि कुछ कुछ चीजें यही दी है, मैं चाहती हूँ यहीं से बेस बनता चले, ताकि आप एनिमल किंगडम तक आते आते एकदम एक्सपर्ट हो जाओ जब मैं वो चीज पूछूं आपसे, ठीक है ना। अब आपने एक चीज का आंसर मुझे बिल्कुल सही दिया कि मैम जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा वैसे वैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी चेंज होंगे। बिल्कुल सही, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स किसके पास कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि उनका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये डिपेंड करेगा कि वो प्राणी के पास लंग्स होने चाहिए, कि गिल्स होने चाहिए, कि ट्रिकियल सिस्टम होना चाहिए, या सिर्फ स्किन से ही डिफ्यूजन होनी चाहिए। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करेगा। एक बेटा बेसिस है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होने का कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नंबर 2 किस चीज पर डिपेंड करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या आप किसी भी बच्चे को पूछ लो कि मछली किससे सांस लेती है, बेटा जल्दी बताना मेरे को एक बारी कमेंट्स में। ये सबको पता होगा क्योंकि आपको पता है पानी में रहने वाले प्राणी किससे ब्रीथ करते हैं और धरती पे रहने वाले प्राणी किससे ब्रीथ करते हैं, यानी उनका हैबिटेट क्या है वो भी डिसाइड करता है कि उनके पास कैसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा। तो मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो इसलिए मर जाएगी क्योंकि वो गिल से रेस्पायर करती है, जो ऑफ कोर्स पानी में बेटा ब्रीथ कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वाह बेटा वाह, गिल्स आंसर देके तो तुम एकदम अपने आप को ऐसा समझते हो, आहा हम तो मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट है, सही आंसर दिया हमने। आज तो बेटा मौज होनी चाहिए, आज तो पार्टी होनी चाहिए। हमने बता दिया है कि फिश में होते हैं गिल्स, बिल्कुल सही बेटा, यानी कि पानी में रहते हो या धरती पे रहते हो, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, इस पे डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है। मैंने आपके बेस को एकदम क्लियर कर दिया है बेटा, अब हम लिखना चालू करेंगे, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मेनली, अब ये बेटा एक जनरलाइज्ड वो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है, ये एक जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है दैट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डिपेंड्स अपॉन कि उस प्राणी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका हैबिटेट क्या है। मेरे बच्चों चलो लिखना चालू करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी 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 बेटा, ठीक है। तो नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा, हैबिटेट क्या है उनका, और नंबर 2 बेटा किस पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो समझ चुके हो ना बेटा कि उनके बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उस व्यक्ति में कैसा है, ठीक है। हैबिटेट तो बेटा पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। हैबिटेट तो बहुत इजी है, इसलिए इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसके लिए अलग से हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से बेटा नए पेज पे लिखेंगे क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए। तो मेरे इस पर कैसे डिपेंड किया बेटा, नंबर 1 कि वेदर दैट एनिमल इज एक्वेटिक और दैट एनिमल इज टेरेस्ट्रियल। अब ये आपको बेटा गाथा बनाने की जरूरत नहीं है कि टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम समझते हो ना बेटा, ठीक है। तो एक्वेटिक का हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल गिल्स। बेटा अब मेरी एक बात समझना, जरूरी नहीं है हर पानी में रहने वाला व्यक्ति गिल से ही सांस लेता हो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज जनरलाइज्ड। आप देखोगे कई दूसरे एनिमल्स में बेटा जो पानी में रहते हैं उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बुक गिल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये मैंने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यूजुअली जो पानी में रहते हैं वो गिल्स से रेस्पायर करेंगे, और बेटा गिल्स की रेस्पिरेशन को ना, ऐसी रेस्पिरेशन को जो गिल्स के मदद से होती है, इसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जैसे जो लोग लंग्स से सांस लेते हैं ऐसी रेस्पिरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी
respiration like frogs. Yes, 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 absolutely बेटा, absolutely. ठीक है. In the same way बेटा, अगर मैं धरती की बात कर रही हूँ तो लंग से सांस ले रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि सब लंग से ही सांस ले रहे हो. जैसे आप क्या बोल रहे हो, कॉकरोच का तुमने पढ़ा है, तुम्हारा फेवरेट एनिमल जिसके साथ तुम दिन रात रहते हो बेटा, है ना. कॉकरोच का क्या था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम. तो ऐसा मत बोला मैम, मैम आपने तो लंग्स लिखवा दिया मैम, कॉकरोच को मैंने खोल के देखा था उसमें तो लंग्स ना मिले मैम. ऐसा नहीं होगा बेटा. जनरलाइज्ड हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो गिल से सांस लेने वाले को बोला जाता है बेटा, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है. और जो लंग से बेटा सांस लेते हैं उनको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. आदित्य कह रहे हैं नॉट फेवरेट. अच्छा बेटा, अभी तेरे पास जाऊंगी ना तो दो तो तूने ही पाल रखे होंगे. ठीक है. वो कह रहा है नॉट फेवरेट. चुपके चुपके उनको तू पाल पोस के बड़ा कर रहा है. टेरिस्ट्रियल का एग्जाम, टेरिस्ट्रियल का मतलब है बेटा जो लंग्स की मदद से सांस ले रहे हो, और ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है. पल्मोनरी से तो बेटा नाम भी समझ में आ रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स की मदद से. ठीक है. अब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला बेटा नेक्स्ट पेज पे लिखाऊंगी, यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी. ठीक है. यस यस, फटाफट से बेटा लिखो, फटाफट से लिखो. है कि नहीं, है कि नहीं. हाँ, अब देखो आदित्य खुद ही हंस रहा है. सच्चाई पता चलती है तो हंसी तो आएगी बेटा, खुद ही हंस रहा है. चलो बेटा इसको फटाफट से लिखो, फिर हम क्या करेंगे, मैम कॉकरोच की बेइज्जती मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगा. ठीक है बेटा, नहीं करूंगी, चल तेरे को इतना प्यार है तो. बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगले पेज से लिखना स्टार्ट करते हैं. तब तक हम एक और गर्म पानी का वो क्या करते हैं, मंगवाते हैं एक और गर्म पानी. ठीक है. कुंदन प्लास्टिक की है क्या. डन 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 एवरीबॉडी. मम डन, मम डन हो गया बेटा. यस. कैन वी ब्रीथ फ्रॉम बोथ द लंग्स. बेटा तू क्या करता है, एक बात बताइयो, जिसने ये गंदा सवाल पूछा, कैन वी ब्रीथ बाय बोथ लंग्स. बेटा एक लंग्स को ऐसे करके रखता है, तुझसे नहीं करवाऊंगा आज, आज तेरी बारी है. ऐसे क्या होता है बेटा, ऐसे लंग से तुम सांस लेवाते हो क्या. आज तू नहीं, आज तू लंग सांस लेना. बेटा यार कैसी बातें कर रहे हो. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बेटा स्टार्ट करते हैं, कैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे. ओके. यस. इतना गर्म पानी बेटा ऐसे पी लेती हूं कि गला बहुत दुखता है बेटा. ठीक है. नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं बेटा, LOO. ठीक है. LOO इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा अलग अलग टाइप की हो सकती है अलग अलग एनिमल्स में. राइट बच्चों, जैसे कि क्या क्या हो सकती है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास सिर्फ क्या हो बेटा, जिनके पास सिर्फ सेल्स हो बॉडी में. राइट. चलो, सेल्स हो बॉडी में सबसे पहले मैं फाइलम्स. बेटा आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि आपके पास राइट साइड में बहुत सारा स्पेस हो. ठीक है. राइट में बेटा बहुत सारा स्पेस होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे लिखने के लिए जगह होनी चाहिए. आज चाहो तो लैंडस्केप करके लिख लो, फिर आप मेरे को बेटा बद्दुआएं मत देना, श्राप मत देना मेरे को कि यार मैम आपने बोल दिया अब हमारे पास जगह नहीं बची है. राइट साइड में स्पेस होना चाहिए मेरे बच्चों. ठीक है. यस. चलो, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास बेटा क्या हो, लू का मतलब वो लू नहीं है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि बेटा मैं क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि होता किसके पास है. तो कौन से फाइलम के पास होता है बेटा, पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के पास होते हैं बॉडी में सेल्स. फिर आते हैं बेटा जिनके पास होते हैं टिश्यू, वो कहलाते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होगा बेटा, एक होता है सीलेंट्रेटा. इसको कई बच्चे इसको कॉलेंट्रेटा बोलते हैं, कॉलेंट्रेटा नहीं है, सीलेंट्रेटा. ठीक है ना, कॉलेंट्रेटा नहीं है, जिसे नीडेरिया के नाम से भी जाना जाता है. यस.
इसके अलावा बेटा टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है, बोलते जाओ मेरे साथ साथ में, तब जाके बेटा मौत नहीं आएगी, अच्छा लगेगा पढ़ने में। टिश्यू के बाद आता है बेटा ऑर्गन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, इसमें आता है प्लैटीहेल्मिन्थिस, इसमें आता है प्लैटीहेल्मिन्थिस, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फिर आता है बेटा क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो बेटा अब इसके बाद सबके पास ऑर्गन सिस्टम है, एश्केहेल्मिन्थिस से स्टार्ट करके एश्केहेल्मिन्थिस, ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग से थोड़ा सा लिख रही हूँ। एश्केहेल्मिन्थिस के बाद एनालिड्स लिख देती हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या लिखती हूँ ऑर्गन सिस्टम में, मैं लिख देती हूँ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में भी बेटा वैरायटी आती है। वर्टिब्रेट्स में क्या वैरायटी आती है बेटा, वर्टिब्रेट्स में जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि आपके मछलियां, जैसे कि आपकी मछलियां, तो इसमें मैं ऐसे करके लिखती हूँ फिश कैसे कर रही है, एम्फीबियंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एम्फीबियंस कैसे रिस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको मैं बताती हूँ एव्स यानी कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, रेप्टाइल्स यानी कि तुम सब बेटा सपोले सारे रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है, और मैमल्स यानी कि मैम, ठीक है, मैमल्स, ऐसे करके हम करने वाले हैं, ठीक है। यस करें, पॉरीफेरा से लेके बेटा एश्केहेल्मिन्थिस तक, यहां तक बेटा मैम प्लैटीहेल्मिन्थिस के बारे में एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम दोनों, ऋषि उसके लिए वेट करो, जब हम पढ़ेंगे क्या एनिमल किंगडम तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यस अब मैं आपको क्या दिखाती हूं, यहां से लेके यहां तक, ये कैसे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस, खुद के बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं, ब्रीथ, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। अरे यार आर्थ्रोपोडा तो बेटा छूट ही गया, आर्थ्रोपोडा थोड़ा बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा को थोड़ा एडजस्ट करने पड़ेगा, आई एम सो सॉरी बेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा को भी बीच में डाल देते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स का तो तुम्हें पता ही है ना बेटा, जहां से क्वेश्चन आता है ना बेटा उसको तो स्टार मार्क करना, जैसे एनालिडा में आपके अर्थवर्म का एग्जांपल है, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी, मैम एव्स क्या होते हैं, एव्स होते हैं बेटा पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, कबूतर, तोता, क्रो, ये सारे एव्स होते हैं बेटा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, ज़ूलॉजी पढ़ के आए हो कहीं से, कहां से। एनालिडा का एग्जांपल है बेटा जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म जो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहलाता है, इसका बहुत ज्यादा बेटा पूछा जाता है कि ये कैसे रेस्पायर करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल, इनके ना बॉडी के ऊपर बेटा स्टार मार्क करना, इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर बेटा अगर तुमने कभी किसी अर्थवर्म को उठाया हो, पता नहीं उठाया है कि नहीं, अगर तुमने बेटा अर्थवर्म को उठाया हो कभी, तो अर्थवर्म के ऊपर का जो सरफेस होता है बहुत ही गीला होता है, बहुत ही गीला गीला होता है, ठीक है, मॉइस्ट होता है, और वो मॉइस्ट होना भी चाहिए, अगर वो मॉइस्ट नहीं होगा तो उसके थ्रू वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो अर्थवर्म जो कि एनालिड्स कहलाते हैं, एनालिडा फाइलम में आते हैं, इससे आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये बेटा एव्स में पापा की परी या पापा का परा नहीं आता है बेटा, ठीक है, ये असली परे और परा आता है, ठीक है। तो अर्थवर्म बेटा मॉइस्ट क्यूटिकल, उनके बॉडी के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर तो हमारी क्या एपिथेलियम है, उनके ऊपर क्या होती है, उनकी क्यूटिकल होती है, जिनके थ्रू वो डिफ्यूजन करके ब्रीथ करते हैं। आर्थ्रोपोडा में तो बेटा मोस्टली, हर किसी आर्थ्रोपोड में बेटा ट्रेकियल सिस्टम नहीं होता है, बट ज्यादातर बेटा, ठीक है, ज्यादातर आर्थ्रोपोडा में बेटा क्या होती है, ट्रेकियल सिस्टम होती है, ठीक है, क्या होती है, ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स में ट्रेकियल सिस्टम, ज्यादातर में ट्रेकियल सिस्टम होता है, लेकिन हर किसी में नहीं होता बेटा, ये भी ध्यान रख लेना, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है।
अब फिश में बेटा क्या है, फिश में क्या है, इंसेक्ट्स में, यस तभी तो इंसेक्ट्स, क्योंकि आर्थ्रोपोडा बेटा ज्यादातर इंसेक्ट्स ही होते हैं, 70% तो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब फिश में बेटा क्या होंगी हमारी, ज्यादातर गिल्स। एम्फीबियंस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपको पूछा जाए फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर कभी पैर दिया है बेटा, गलती से कभी पैर दिया है, अगर फ्रॉग के ऊपर भी पैर दोगे ना बेटा तो गिलगिली सी स्किन होती है, चिपचिपी सी स्किन होती है, म्यूकस से भरी हुई स्किन होती है। फ्रॉग के पास तो बेटा मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग से भी रेस्पायर कर सकता है। तुमने कभी फ्रॉग का मुंह देखा है? अब तुम बोलोगे कि मैम हमारी जिंदगी में यही काम बचा था कि हम अब फ्रॉग का मुंह मतलब फ्रॉग को ताड़ें, ऐसा थोड़ी हो सकता है बेटा। लेकिन तुम फ्रॉग को देखे तो होगे कभी, उसका ऐसा होता है डर 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 आवाज करता है, ठीक है। तो उसका ये जो एसेंस करके फूला होता है, मैं उसकी ब्रीदिंग का भी थोड़ा सा टाइप आपको बताऊंगी। बक्कोफेरिंग्स, वो क्या करता है ना, मुंह में हवा भर लेता है बेटा। तुम फ्रॉग नहीं हो, ट्राई मत करो कैमरे के पीछे बैठ के, ठीक है। कई लोग ट्राई करेंगे अभी। तो अपने मुंह में पूरी बक्कोफेरिंग्स में बेटा हवा भरता है, और उसका रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है टर टर करने में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वो ऐसे करता है, आगे कभी चैप्टर में बीच में कहीं आएगा। बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है, वो अपने स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। और जो फ्रॉग का लार्वा होता है बेटा, टैडपोल लार्वा, जो तुमने कभी देखा हो तो मछली जैसा दिखता है टैडपोल लार्वा, वो टैडपोल लार्वा बेटा गिल से रेस्पायर करता है। तो अलग 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 बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप फ्रॉग के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी काफी अचीवमेंट्स हैं, इसकी काफी अचीवमेंट्स हैं। लंग से भी करता है ये भाई साहब, ये बेटा ये बक्कोफेरिंग्स से भी करता है, बक्कोफेरिंग्स, ठीक है। ये बेटा और किससे कर सकता है, ये आपके स्किन से भी कर सकता है। और जो टैडपोल लार्वा होता है वो गिल से करता है। इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है बेटा टैडपोल, वो टैडपोल गिल से करता है, ठीक है। वो टैडपोल किससे करता है, गिल्स। बाकी बेटा पंछी बनूं उड़ती फिरूं और तुम सारे सपोले और मैमल्स, इन सबके पास होते हैं बेटा लंग्स, इन सबके पास होते हैं बेटा लंग्स। इसके बारे में जरा लिखो, इसके बारे में जरा लिखो बेटा फटाफट से। ओहो, हमने अपने फोन को बेटा चार्जिंग पे नहीं लगाया, एक सेकंड दे दीजिए हमको प्लीज। यार यहाँ तो चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है बेटा, हम कैसी जगह आ गए हैं पता नहीं, ये कैसी जगह ले आए हो तुम। कुंदन चार्जिंग पे लगा दे इसको। बेटा सारे बच्चों ने नोट कर लिया है, सारे बच्चों ने नोट कर लिया है। बाय चांस इसकी एनसीईआरटी रीडिंग अभी मेरे पास नहीं है, एनसीईआरटी की रीडिंग मैं आपको हमेशा कराती हूँ, मैं कराऊंगी, लेकिन इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कोई बात नहीं बेटा, अगली क्लास में मैं करा दूंगी। मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, मैंने अभी अभी देखा है, ठीक है, कोई नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं मैम एनसीईआरटी में ये कहाँ है बेटा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया होता। आप कभी एक्सपेक्ट मत करो कि एनसीईआरटी में एक एक वर्ड दिया होगा। एनसीईआरटी में अगर एक लाइन भी दी है ना बेटा, उसको हमें ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ना होता है, ठीक है। आप वर्ड टू वर्ड एक्सपेक्ट मत क्या करो एनसीईआरटी में, बेटा थोड़ा तो खुद तो भी तो मेहनत करो। मेडिकल की इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी, एक सिंगल एक ह्यूमन लंग्स के बारे में शायद इतनी मोटी किताब होगी, शायद मैं कम बता रही हूँ। कैसे ढूंढोगे कि कहाँ दिया है, थोड़ा तो ढूंढो बेटा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसके पास क्या होगा कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसकी हैबिट और हैबिटेट क्या है। बेटा सारे बच्चे मेरे साथ याद करो, सारे बच्चे मेरे साथ लर्न करो। हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पर यूजुअली मैंने दो बोला कि अगर टेरिस्ट्रियल है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा यानी लंग्स की मदद से। अगर बेटा क्या है अगर क्या है पानी में रहने वाला है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा यानी कि गिल्स की मदद से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कि यार उनके पास सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ये भी डिसाइड करता है कि उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉरीफेरा से होता है सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा होता है टिश्यू, प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम का जो पहला है अप टू एश्केहेल्मिन्थेस, वो जनरल बॉडी सरफेस से बेटा रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन से। अब मैंने कुछ एनिमल्स लिखे हुए हैं ऑर्गन सिस्टम के, सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
जैसे एनालिडा में मैंने लिखा है अर्थवर्म, तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल से बेटा वो ब्रीथ कर रहा है। आर्थ्रोपोडा, ज्यादातर आर्थ्रोपोडा बेटा ट्रेकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं, जैसे हमारा कॉकरोच करता था। वर्टिब्रेट्स में हमने लिखा हुआ है फिश, एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो इनमें एम्फीबियंस के पास मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्किन से भी कर सकते हैं, बक्कोफेरेंजियल भी कर सकते हैं, गिल से भी कर सकते हैं और लंग्स से भी कर सकते हैं। एव्स यानी कि पंछी बनू, ठीक है, एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये सारे लंग्स से बेटा रेस्पायर करते हैं। सब डन हो गया, सब डन हो गया बेटा। क्या हम अब एक बहुत खूबसूरत टॉपिक की ओर बढ़ते हुए चल सकते हैं बेटा, किसकी ओर? दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं कुछ 3D मॉडल्स लेके आई हूं, इतने सुंदर है बेटा, आपको फील आएगी टॉपिक की कि लंग्स अपने कैसे दिखते हैं और अपनी एल्वियोलाई कैसी दिखती है, दोनों लंग्स कैसे कैसे दिखते हैं, एवरीथिंग बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सबको याद हो गया बेटा? सब कुछ याद हो गया बेटा एवरीवन? ठीक है, हेडिंग डालोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट से ऐसा होता है ना बेटा, नोट्स थोड़े छोटे लगते हैं और छोटे नोट्स तुम्हें पढ़ने में मौत भी नहीं आएगी, तो तुम्हें अच्छा लगेगा छोटे नोट्स जिसमें सारा कंटेंट हो। तो थोड़े से फ्लो चार्ट्स हम बनाएंगे और डायग्राम बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यस एवरीवन। अभी डायग्राम ऐसे नहीं बनाना बेटा, मैं डायग्राम बनवाऊंगी, ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ बेटा, मैं डायग्राम बनवाऊंगी, मैं डायग्राम बनवाऊंगी बेटा। आप हेडिंग डालो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसको ये नोट करना है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है? हेडिंग डालो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? मैम मैं पढ़ के आई हूँ, अफशान अहमद, वेरी वेरी गुड। मैम किस तरफ हमारा लंग्स होता है, मैं सब कुछ बता रही हूँ बेटा। मैम सुंदर भी लगता है, यस यस बिल्कुल बेटा, मैं बता रही हूँ, अभी वेट करो, आपसे खुद से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे हमने बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, एक एक फ्लो चार्ट, वैसे ही हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी पढ़ना है। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं खुद, आपने हेडिंग तो लिख ली है बेटा, क्या हेडिंग होनी चाहिए? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हेडिंग होनी चाहिए ह्यूमन। मैंने देखा पिछले दिन कई लोगों ने, जैसे मैंने चैप्टर का नाम लिखा था बिल्कुल वैसे लिखा है बेटा, तुम लोग गजब हो, दैट इज वेरी वेरी गुड। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको करवाती हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेडिंग डाल लिया सब लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट। पहले मेरे को ये बताओ बेटा, आपको क्या क्या पता है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू नो। ठीक है बेटा, ब्रीथ कर रहे हैं हम सांस ले रहे हैं, डेफिनेटली हमारा जो फ्लो ऑफ एयर है वो बाहर से होता हुआ नाक के थ्रू किस किस पार्ट से पास होता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस पार्ट से पास होता है। तो मैं जो फ्लो चार्ट बनाऊंगी बेटा, आप भी वैसा ही बनाना। अगर किसी पार्ट के बारे में हमें लिखना है, अब इसमें तुम्हें काफी पेजेस लगेंगे, हो सकता है 2-3 पेज तुम्हें लिख जाए फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, और ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ लिखना है उसमें, बट फ्लो चार्ट क्योंकि सीधा सीधा जाएगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो तुम नॉर्मल बेटा अपना नोटबुक रखना पोर्ट्रेट फॉर्म में और वैसा बनाना। ठीक है, अच्छा अब बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एयर को कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरना होता है, हम एग्जैक्टली वैसे वैसे लिखेंगे। और अगर किसी पार्ट के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कुछ, तो उस पार्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है बेटा ये दो स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स, ये दो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बेटा? ये दो स्ट्रक्चर्स बेटा क्या कहलाते हैं? ये दो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सबके पास है। अब ये किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो अपर लिप के ऊपर होते हैं। तुम सबको दिख रहा है बेटा, दूसरे का देख लो। ठीक है, अंदर खोल के मत देखना, ठीक है, बेहोश भी हो सकते हो। तो अपर लिप के ऊपर ही है सबके नॉस्ट्रल्स, नीचे तो नहीं है। दीज आर एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो ऐसी दो ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर अंदर जाता है। कहाँ जाता है? ये जो चेम्बर तुम्हें दिख रहा है नाक के अंदर, ये चेम्बर कहलाता है नेजल चेम्बर। इस नेजल चेम्बर के अंदर एयर जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, नेजल चेम्बर के अंदर फाइन हेयर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है बेटा? ताकि डस्ट पार्टिकल को आप ट्रैप कर लो। ठीक है,
अब जैसी एयर इस नेजल चेंबर के अंदर जाती है या उसके भी अंदर किसी भी इस कंडक्टिंग जोन के अंदर जाती है, तो उस एयर को बॉडी टेम्परेचर में लाने का काम होता है उन सारे पार्ट्स का, जिसमें तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके नेजल चेंबर से लेके इंटरनल नॉस्ट्रिल सारी चीजें होती है बेटा। मैं आपको बताती जाऊंगी। नेजोफैरिंक्स जितने भी जोन से तुम्हारा एयर पास हो रहा है, उस जोन का काम ही है कि उस एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आओ। अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसे ट्रैप कर लो, है ना। आप देखोगे नाक के अंदर पानी घुसते ही गीला गीला हो जाता है थोड़ा, है ना। ह्यूमिडिफिकेशन होती है आपकी एयर की एज सुन एज इट गोज इनसाइड, ठीक है। मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवाना चालू करती हूँ कि सबसे पहला पार्ट जहां से एयर पास हो रही है, दैट पार्ट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिख लो, ओपनिंग्स, ओपनिंग्स प्रेजेंट, ओपनिंग्स प्रेजेंट अबव अपर लिप, अबव अपर लिप, ठीक है। इस नॉस्ट्रिल की जगह एक और टर्म क्या यूज कर सकते हो, नेयर्स। या तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलो या तो एक्सटर्नल नेयर्स बोलो, सेम थिंग है बेटा, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नेयर। अब एयर बेटा यहां से होते हुए कहां जाएगी, एयर यहां से होते हुए कहां जाएगी, एयर यहां से होते हुए जाएगी अंदर जो चेंबर तुम्हें दिख रहा है, उस चेंबर को बोलते हैं नेजल चेंबर। क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। अगला नंबर 2, नेजल चेंबर, ठीक है। इसको बनाते हैं एक डब्बे में। इसके बारे में क्या लिखेंगे, हैज फाइन हेयर एंड म्यूकस to trap the dust particles, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, जैसे तुम्हारे पास बेटा ऐसे दो ओपनिंग्स है ना ऐसी, और फिर वो नेजल चेंबर को लीड कर रही है ना, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही जैसे ये हमारी नाक है, सपोज ऐसी नाक है, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये अंदर नेजल चेंबर है बेटा। और तुम देखोगे तो नेजल चेंबर के अंदर ये दीवार होती है एक, जिसे नेजल सेप्टम बोलते हैं। फील कर पाते हो, एक कार्टिलेज है, दोनों चेंबर्स को सेपरेट करने के लिए एक बीच में दीवार होती है, ठीक है। दैट दीवार इज कॉल्ड एज नेजल सेप्टम। उसके बारे में नहीं लिखवा रही हूँ, बेसिकली कहने का ये मतलब है, तात्पर्य ये है कि ये हो गई तुम्हारी नेजल चेंबर जहां हवा आ रही है। जैसे तुम्हारे पास बाहर ऐसे दो ओपनिंग्स होती हैं बेटा, वैसे ही अंदर पे भी दो ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स नेजल चेंबर से होते हुए अंदर पे दो ओपनिंग्स होती है बेटा, जिसे बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। यस, हाइलिन कार्टिलेज होती है, एब्सोल्युटली, ठीक है। नेजल सेप्टा भी बोलते हैं, वेरी वेरी गुड। तो नेजल चेंबर से होते हुए जो एयर है बेटा, वो अगला कहां जाएगी, अगली जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अगली जाएगी कहां, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बनाते हैं। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना वैसे तो, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या नॉस्ट्रिल्स की जगह नेयर्स टर्म यूज कर लो, सेम थिंग, ठीक है। अब याद आ रहा है बेटा कि मैंने एक डायग्राम बनवाया था तुम्हें। बेटा नियति, वेट करो बेटा, तुम्हारी नियति तो कुछ डगमगाते हुए दिख रही है। एनिमेशन कैसे बेटा, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तुम लोग को, पिक्चर देखने आए हो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर एनिमेशन देखो, और फिर वापस कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे समझ में आता है। एनिमेशन एनिमेशन से थोड़ी होता है,
ठीक है। अब बेटा तुम्हें याद आ रहा है जब हमने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, जब मैंने तुम्हें फूड पाइप समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया था, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे नेजल चेम्बर हो गया, ये नेजल चेम्बर के यहाँ इंटरनल नॉस्ट्रल्स होगी, और ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा ओरल कैविटी, बकल कैविटी। मैंने तुम्हें कहा था ऐसे करके फेरिंग्स होती है, ये होती है नेजोफेरिंग्स और ये होती है ओरोफेरिंग्स, और इस तरीके से ये ट्यूब डिवाइड करती है किस किस पार्ट्स में बेटा? ये हो गई तुम्हारी लैरिंजोफेरिंग्स और ये हो गई तुम्हारी ट्रेकिया। कुछ याद आ रहा है? अरे सॉरी, ये तो ईसोफेगस है। ये हो गई तुम्हारी ट्रेकिया। कुछ याद आ रहा है बेटा? वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया होती थी। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दिस डायग्राम जो हमने पहले बनाया था? क्या याद आ रहा है कि वेंट्रल साइड पे बेटा ट्रेकिया होती है, डॉर्सल साइड पे तुम्हारी ईसोफेगस होती है? क्या याद आ रहा है एवरीबॉडी? यस, ये नेजोफेरिंग्स था, ये नेजल चेम्बर है, दिस इज नेजोफेरिंग्स। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं कह सकती हूँ यानी कि बेटा इंटरनल लेयर्स विल लीड टू द नेक्स्ट पार्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। ठीक है, अगला पार्ट यानी कि क्या होगा मेरे बच्चों? अगला पार्ट होगा, मैं यहाँ पे ना वो डायग्राम भी बना देती हूँ ऐसे करके, ताकि फ्यूचर में तुम्हें याद रहे इंटरनल नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, तो ये है तुम्हारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और यहां तुम्हारे जैसे कि यहां पे होंगे तुम्हारे इंटरनल। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा बेटा? नेजोफेरिंग्स। मतलब कि बेसिकली फेरिंग्स आता है, बेसिकली फेरिंग्स आता है बेटा। फेरिंग्स में ओपनिंग होती है और फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एज वेल एज एयर। अब अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मुझे बताओ कि ये तो फूड पाइप है तुम्हारी ट्रेकिया, जहां से एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेकिया के ऊपर इस तरीके से मैंने एक फ्लैप बनाया हुआ था। इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? किसी को याद आ रहा है? जो कि फूड को कभी भी विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं होने देती। ये फ्लैप एक कार्टिलेजिनस फ्लैप थी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बनाना है तो बना सकते हो बेटा, कोई नहीं। वैसे ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया हुआ है, ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया हुआ है। एपिग्लॉटिस बोलते हैं मेरे बच्चों, राइट? लेकिन तुम्हें याद आ रहा है मैंने तुम्हें कहा था एपिग्लॉटिस किस स्ट्रक्चर का पार्ट है? मैंने तुम्हें तब बताया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद आ रहा है। एपिग्लॉटिस एक ऐसा कार्टिलेज होता है जो एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है खुद, जो शायद तुम में से अधिकतर लोग अभी भी गलत मुझे बताएंगे। ट्रेकिया तुम्हारी ये पाइप हो गई बेटा। तुम्हें पता है ट्रेकिया के ऊपर एनसीईआरटी में क्या बना रखा है? जरा मुझे बताओ। ट्रेकिया के ऊपर एक पार्ट बना रखा है जिसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या एनसीईआरटी में वो डायग्राम दिख रहा है? ट्रेकिया के ऊपर एक पार्ट बना रखा है। ट्रेकिया तो विंड पाइप है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, डू यू सी दिस? डू यू सी दिस डायग्राम बच्चों? ये डायग्राम क्या है? ये वाला जो डायग्राम है ये आपका वॉइस बॉक्स है जो ट्रेकिया के ऊपर बनाया हुआ है। इसे बोलते हैं आपका लैरिंग्स, इसे बोलते हैं आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, और लैरिंग्स बनी होती है टोटल 9 कार्टिलेज के मिलने से। लैरिंग्स जो है, जो वॉइस बॉक्स है तुम्हारी, ये 9 कार्टिलेज के मिलन से बनती है, जो आपके ट्रेकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। आपके ट्रेकिया का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज लैरिंग्स, योर वॉइस बॉक्स। और उस वॉइस बॉक्स को बनाने के लिए 9 कार्टिलेज का इस्तेमाल हम करते हैं। 9 कार्टिलेज, 3 पेयर्ड होती है, 3 अनपेयर्ड होती हैं, और उसी लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है बेटा जो कहलाता है एपिग्लॉटिस। ये कुछ अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, वो लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज है जो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट आपको दिख रहा है, जो आपके ट्रेकिया में फूड की एंट्री को रोकता है। ट्रेकिया की क्योंकि ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस, इसीलिए उसके ऊपर जो कार्टिलेज है उसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस या वॉइस बॉक्स। इसको मैं बनाती हूँ, पहले आप यहां तक कीजिए, फिर मैं इस फ्लो चार्ट को आगे कंटिन्यू करूंगी। फिर मैं बेटा इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? आप इसको बनाइए बेटा, फिर मैं इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करूंगी। अगर आपने बना लिया है तो ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी लैरिंग्स के बारे में बेटा लिखना है हमें काफी कुछ। लैरिंग्स के बारे में अभी हमें लिखना है काफी कुछ, ठीक है? अगर यहां तक बेटा जी मम डन हो गया है, सौम्या इज डन, समृद्धि इज डन, साक्षी, आकांक्षी, यस भूमिका, यस हिताशी, रजनीश, प्रियंका, यूशी, बेटा जी सौम्या जल्दी बताओ, रचना, ओके, हैव यू ऑल कंप्लीटेड टिल हियर?
मैं फ्लो चार्ट को अगले पेज में कंटिन्यू करूं, नेजोफेरिंक्स से अगला पार्ट क्या आ रहा है मैं कंटिन्यू करूं, और थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी बनाते जाएंगे, ठीक है? एवरीबॉडी डन? वेरी वेरी नाइस, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और अगला पार्ट क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? अगला पार्ट लिखेंगे हम ऐसे, दैट पार्ट इज लैरिंग्स, दैट पार्ट इज लैरिंग्स। इसके बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा राइट साइड में ज्यादा स्पेस रखना, ठीक है? लैरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, लेकिन वॉइस इससे कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? लैरिंग्स से आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक कि लैरिंग्स में ऐसा क्या है जिसकी मदद से मैं ये बोल पा रही हूं या गा पा रही हूं? हाँ, ये जो सुरीले बेटा गाने निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे, जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो। यस, क्या क्या क्या? वोकल कॉर्ड्स, वेरी वेरी गुड। तो ये वोकल्स बोलते हैं ना हम, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटा इनमें, कुछ ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, कुछ फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो पहले काफी पीएचडी कराई जाती थी इनमें, लेकिन आप लोगों को बेटा इतना डिटेल्स में पूछा नहीं जाता। एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो शायद ही वोकल कॉर्ड्स बहुत रेयरली यूज हुआ होगा, ठीक है? तो ये जो वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके बेटा हम बोलते हैं, गाते हैं। बहुत सारे दिल आ गए हैं मेरे पास आज, बहुत सारे दिल आ गए हैं, वाह 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 वाह, आगे भी और आते रहेंगे। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जब हवा इनसे पास होती है, जस्ट लाइक गिटार, जब हम गिटार की स्ट्रिंग्स को बजाते हैं बेटा तो साउंड प्रोडक्शन होती है, वैसे हमारे अंदर बेटा स्ट्रिंग्स होती हैं और वो स्ट्रिंग्स कहलाती हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। फीमेल की वॉइस जो होती है वो यूजुअली हाई पिच वॉइस होती है, मेल की वॉइस यूजुअली लो पिच वॉइस होती है। ऑफ कोर्स उसके लिए हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल्स की आवाज, अगर तुम छोटे बच्चों की आवाज सुनोगे, एक बात मुझे बताओ बेटा, आग लगा दी, आप बेटा वापस से टॉपिक पे आओ और मुझे एक चीज बेटा बताओ, तुम्हारे पास भी वोकल कॉर्ड्स है, मेरे पास भी वोकल कॉर्ड्स है, मेल्स में भी वोकल कॉर्ड्स हैं, फीमेल्स में भी वोकल कॉर्ड्स हैं, लेकिन अगर तुम बचपन में किसी की आवाज सुनोगे, जैसे 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का 5 साल का बच्चा है, तुम्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। अगर तुम ओवर फोन बात करोगे ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। सबकी आवाज एक जैसी लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं बेटा, ये बताओ, सबकी आवाज एक जैसी लगती है, ठीक है? तो सबकी आवाज एक जैसी इसीलिए लगती है क्योंकि तब प्यूबर्टी नहीं आई है ना बेटा। बोलते हैं ना, जैसी प्यूबर्टी हिट करती है तो उसकी आवाज भारी होना स्टार्ट हो जाती है, लड़के की आवाज थोड़ी भारी होने लगती है, ठीक है? तो एट दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बचपन में तुम्हें नहीं पता चलेगा लड़का है कि लड़की है ना, कोई भी बेवकूफ बना सकता है, लेकिन प्यूबर्टी आते आते हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वोकल कॉर्ड्स पे कुछ असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है उतनी डिटेलिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? पहले पढ़ाया जाता था किसकी वोकल कॉर्ड्स लंबी होती हैं, थिक होती हैं, एवरीथिंग, बट अभी तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। फीमेल की पिच थोड़ी हाई होती है, मेल्स की पिच थोड़ी लो होती है, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की इन्फ्लुएंस में एक्चुअल में ये वोकल कॉर्ड्स थिक हो जाते हैं, और थिक होने की वजह से अगर तुम देखोगे ना, पिच ऑफ वॉइस हमारी थोड़ी पैनी आवाज होती है, थोड़ी पैनी आवाज होती है। पतली स्ट्रिंग होती है जो गिटार की जितनी, वो उतनी ही पैनी आवाज देती है, पै। और जो जितनी बेटा हैवी स्ट्रिंग होती है वो आवाज देती है पै। तो भारी आवाज, तो भारी आवाज होने के लिए थिकनेस ज्यादा होती है। तो लड़कों की वोकल कॉर्ड थोड़ी थिक होती है, लड़कियों की थोड़ी पतली होती है, ठीक है? यस, नेजोफैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ फैरिंग्स ना बेटा, पहले पढ़ा तो हुआ है। तो इसके बारे में बेटा हम क्या क्या लिख सकते हैं? इट इज द वॉइस बॉक्स, इट इज द वॉइस बॉक्स। और ये किससे बनी होती है? मेड ऑफ 9 कार्टिलेज, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। इसी में से एक कार्टिलेज होता है बेटा जो एपिग्लॉटिस कहलाता है, जो आपके ग्लॉटिस की कवरिंग करता है। बेसिकली ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब वॉइस बॉक्स तो है, हैज वोकल कॉर्ड्स, हैज वोकल कॉर्ड्स, ठीक है? इनकी जब वाइब्रेशन होती है
तो बेटा क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और एक पॉइंट क्या लिखना है, वोकल कॉर्ड्स के बारे में। मेल थिक वोकल कॉर्ड्स है, लो पिच वॉइस होगी, लो पिच वॉइस टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में। मेरे बच्चों, शाहराब ने मेरे को इतने सारे स्टार्स क्यों दिए बेटा? फीमेल्स में बेटा ये कंपैरेटिवली थिन होती है और हमारी पैनी आवाज होती है, कानों में चुभती है, इतना जोर से काहे बोलती हो, वॉल्यूम धीमे करो। ठीक है, थिन वॉइस, थिन वॉइस नहीं बेटा, थिन वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, हाई पिच वॉइस, मेल्स में थिक लो पिच वॉइस। ठीक है, यस। चलो बहुत ही बढ़िया, वोकल कॉर्ड्स हो गई। अब हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, वन ऑफ इट्स कार्टिलेजेस, वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज epiglottis, one of its cartilage is epiglottis which covers glottis, opening of trachea, opening of trachea। डन डनाडन डन। अगला पार्ट, ट्रेकिया। क्या किया, ट्रेकिया, ट्रेकिया। इसको जरा लिखिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया बेटा, ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया बेटा। ठीक है मैम, आप मुंबई आ सकते हो बेटा, यही मेरे जिंदगी का सपना था। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। ठीक है, बचपन में मेरा बहुत मन होता था यार, तब पता नहीं थे रियल लाइफ स्ट्रगल्स क्या होते हैं और रियल स्ट्रगल्स क्या होते हैं। मैं बहुत जिद करती थी, मम्मी यहाँ लेके चलो, मम्मी प्लीज ले चलो, मम्मी यहाँ ले चलो। क्या बोले बेटा, अमरजीत, कुछ बच्चों की, लड़कों की या लड़कों की आवाज में वेरिएशन इसीलिए आती है क्योंकि उनमें हार्मोन्स का डिफरेंस होता है, इसीलिए बेटा, इसीलिए। ठीक है मैम, 9 कार्टिलेज का नाम याद रखना है क्या? बरसा बेटा बिल्कुल याद नहीं रखना है बेटा, कहीं एनसीईआरटी में दिया है क्या? कुंदन, क्या हमें पानी मिलेगा? कुंदन बेटा, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बारे में क्या लिखेंगे? विंड पाइप, पानी। ठीक है, मैं आ रही हूँ टीचिंग फ्रॉम कालूसराय। नहीं बेटा, ये तो खुफिया बात है, कहां से मैं पढ़ा रही हूँ। तो दिस इज बेटा विंड पाइप। ठीक है मैम, आप कितना पानी पीते हो? बेटा पानी पे भी टैक्स लगा दोगे बेटा, पानी ना पीऊं? क्या करूं बेटा, क्या करूं? जिंदगी में एक पानी का ही तो सहारा है बेटा। बेटा ठीक है, अब बेटा जी विंड पाइप पे जरा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस फॉर कुंदन, कुंदन को मिलाऊंगी मैं, ब्लास्ट में तुम लोगों से मिलवा दूंगी। ठीक है बेटा जी, मैं बोलने वाली कुंदन क्या है बेटा, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं बोलने वाली कुंदन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ट्रेकिया के बारे में जरा पढ़ते हैं बेटा। ट्रेकिया में क्या होती है? रिंग्स होती हैं, रिंग्स। कौन सी रिंग्स होती हैं बेटा? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। क्या ये रिंग्स कंप्लीट होती हैं या ये रिंग्स इनकम्प्लीट होती हैं? ये तो मुझे पहले बताओ, क्या इनका शेप होता है और ये कौन से साइड पे कंप्लीट होती है, कौन से साइड पे इनकम्प्लीट होती है? अब तुम्हें ये तो पता चल गया, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं कि यार इस तरीके से तुम्हारा वॉइस बॉक्स है, जिसे तुम ट्रेकिया, जिसे तुम लैरिंग्स बोल रहे हो। ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं जस्टिस फॉर कुंदन, कुंदन को लास्ट में मिलवाएंगे हम। ठीक है, तो ये है बेटा एपिग्लॉटिस, ई है एपिग्लॉटिस और ई का है बाबा, ई है लैरिंग्स और ई है तुम्हारा ट्रेकिया, जिसपे है ई तरीके की रिंग्स। वाह,
ठीक है। ट्रेकिया तुम्हारे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स, राइट मेरे बच्चों। सी शेप होती है मैम, इनकम्प्लीट होती है मैम। और मुझे ये बता दो कौन से साइड पे इनकम्प्लीट होंगी। बेटा देखो, ट्रेकिया ऐसी ट्यूब है, ट्रेकिया ऐसी ट्यूब है जो तुम्हारे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। मैं अगर ऐसे खड़ी हूं तो मेरे वेंट्रल साइड पे क्या है, ट्रेकिया। तो तुम्हें ये समझना है, ये ग्रे वाला पेन है ट्रेकिया, और ये ब्लैक वाला पेन जो पीछे की तरफ है डॉर्सल साइड पे, ये क्या है, ईसोफेगस। अब तो थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो। ये है तुम्हारी ट्रेकिया जो आगे है, वेंट्रल साइड पे है, और ये ब्लैक वाला पेन है तुम्हारा ईसोफेगस। ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे ट्रेकिया, पीछे ईसोफेगस। तो तुमने बोला कि मैम डेफिनेटली इनकम्प्लीट सी शेप रिंग होती है, बट इनकम्प्लीट ऑन विच साइड, कौन से साइड पे इनकम्प्लीट होती है और क्यों? और क्यों? बेटा रिंग्स जो होती हैं वो डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होती हैं, वेंट्रल साइड पे नहीं। तुम तो फील भी कर पाओगे, अगर तुम अपनी रिंग्स को छूना चाहो तो तुम छू के देख सकते हो कि तुम्हारी रिंग्स वेंट्रल साइड से कंप्लीट है। बेटा साइंटिफिक, डोंट डू रट्टाफिकेशन, डोंट बी अ सीटाक्यूला। सीटाक्यूला मींस पैरट, डोंट बी अ सीटाक्यूला बेटा, बी अ मैमल, ठीक है। ये तुम्हारी है क्या, ये है तुम्हारी ट्रेकिया। ट्रेकिया में रिंग्स जो है ये सी शेप, ये आगे से यानी वेंट्रल साइड से। तुम्हें पता है बेटा मैं बिना एसी के क्लास ले रही हूँ, ये एसी चलने का नाम ही नहीं ले रही है बेटा, और इससे ज्यादा बेटा कूलिंग हो भी नहीं सकती है, ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड से कंप्लीट है, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट है, क्योंकि हो भी नहीं सकती ना, पीछे तो ईसोफेगस है, पीछे ईसोफेगस है तो रिंग्स को कैसे कंप्लीट करोगे, चोक थोड़ी कर दोगे बेटा, तो फिर तो चोक हो जाएगा। डॉर्सल साइड पे ईसोफेगस की प्रेजेंस की वजह से वो डॉर्सल साइड पे रिंग्स कंप्लीट नहीं होती हैं, डॉर्सल साइड पे रिंग्स इनकम्प्लीट होती हैं। क्या सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? यस एवरीबॉडी। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी आया है। तो पहले तो मैं ये लिखती हूँ, पहले तो मैं ये लिखती हूँ कि ट्रेकिया में क्या होती है, ट्रेकिया में होती है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो इसके कोलैप्स को रोकती हैं, जो इनको कोलैप्स नहीं होने देती, प्रिवेंट कोलैप्स। लेकिन ये इनकम्प्लीट सी शेप रिंग कहां किन साइड से इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट डॉर्सली। अब मैं इसको अगले पेज में लिखूंगी बेटा, आप पहले यहां तक लिखो, मैं अगले पेज पे लिखूंगी, ठीक है। ये है एपिग्लॉटिस, ये है लैरिंग्स, ये है ट्रेकिया। मैं ट्रेकिया के बारे में अगले पेज में कंटिन्यू करके पॉइंट्स लिखूंगी। आप बेटा जिस तरीके से लैरिंग्स के लिए लिखते जा रहे हैं ना, उस तरीके से ट्रेकिया के लिए भी लिखते जाइए, ठीक है। यस, उस तरीके से ट्रेकिया के लिए भी लिखते जाइए। आप पहले यहां तक लिखिए बेटा जी, फिर हम अगले पेज में लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोलैप्स किसका? साइदा बेटा आपकी ट्रेकिया का। आप सोचो ना, आप अगर अपनी ट्रेकिया को सपोर्ट नहीं दोगे किसी चीज से, अगर सिंपल पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, उस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को तुमने बेटा, ट्रेकिया किसकी बनी है, एपिथेलियम की है या नहीं, पता है कि नहीं? एपिथेलियम की बनी होती है बेटा। कौन सी एपिथेलियम होती है, जरा मुझे बता दो, जरा मुझे बता दो बेटा एक बारी, कौन सी एपिथेलियम होती है बेटा आपकी ट्रेकिया पे, एक बारी मुझे बता दो प्लीज, जल्दी मुझे बता दो कौन सी एपिथेलियम होती है आपकी ट्रेकिया पे। अगर सिर्फ एपिथेलियम की बनी होगी तो आपकी पाइप तो पिचक जाएगी ना बेटा, अगर प्रेशर से हवा को भेजोगे तो तुम्हें उस पाइप को सपोर्ट देना है ना बेटा। सपोर्ट दोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो तुम रिंग्स दे रहे हो। आयुष पटेल का सबसे पहले आंसर आया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओए नलायको, ओए कंपाउंड एपिथेलियम बोल रहे हो, कोई स्क्वामस एपिथेलियम बोल रहे हो? अभी तुम्हारी ट्रेकिया खोल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी मैं, हैं? इतने अच्छे से पढ़ाया था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम बेटा जी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम इतने अच्छे से बताया था बेटा, नलायकों जैसी बातें कर देते हो। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होती है बेटा, पिचक जाएगी अगर तुमने उसे सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है बेटा। लिख चुके हो सारे बच्चे यहां तक? सारे बच्चे यहां तक लिख चुके हो? आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। क्या यहां तक लिख लिया है बेटा सारे बच्चों ने?
करें आगे अगला पेज। चलो वेरी गुड। ट्रेकिया को कंटिन्यू करते हुए मैं ट्रेकिया के बारे में ही लिख रही हूँ बेटा, आप भी वही कंटिन्यू करके एरो लगा लगा के लिखेंगे। मैं ट्रेकिया के बारे में कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, मैं ट्रेकिया के बारे में कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं बची इसलिए। आप ऐसे याद रखने के लिए साइड में छोटू सा डायग्राम बनाओ कि अगर ये ट्रेकिया है तो इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस। क्योंकि तुम इतने बेटा महान हो, तुम लोग भूल जाते हो चीजें पढ़ने के बाद। ईसोफेगस है डॉर्सल साइड पे, ईसोफेगस है डॉर्सल साइड पे, इसीलिए डॉर्सली रिंग्स जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, वेंट्रली कंप्लीट होती हैं। दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया बच्चों। तो रिंग्स तुम ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स, दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। मैम मेरा पहला ही पेज चल रहा है बेटा, तू कैसे लिख रहा है, माइक्रो मिनी फॉर्म में लिख रहा है क्या है, मिनी माइक्रो फॉर्म में। चिट्ठे तो नहीं बना रहा तू अपने फ्यूचर के लिए, चिट्ठे भी बना सकता है, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कई लोग लिखते एकदम छोटू छोटू सा, पता नहीं कैसे लिख लेते हो। चलो विंड पाइप हमने लिख लिया, अब इसके बारे में एक और पॉइंट हमने क्या लिखना है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। और एक और लास्ट पॉइंट लिखना है, अब ट्रेकिया का डिवाइड होने का बेटा वक्त आ चुका है। डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। इसको भी स्टार मार्क करना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर स्टार मार्क करना, इसको स्टार मार्क करना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। मैम मेरा भी फर्स्ट पेज चल रहा है, सबका फर्स्ट पेज चल रहा है मेरा बेटा, तुम्हें पता है इतना छोटा सा बोर्ड है, टीवी जितना बोर्ड है ये वाला, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अच्छा ओह एक बच्चे ने लिखा है, मैम अगर आप टाइटैनिक में होते तो टाइटैनिक डूबता ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो उसमें आइसबर्ग था बेटा, वो लिखता है कि मैम वो तो आपको देख के ही पिघल जाता। वाह बेटा वाह, हाँ सारी आइस, बेटा मेरे घर में आइस जमती ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं उसको फ्रीजर से निकालती हूँ मुझे देखते ही पिघल जाता है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए तो मैं बेटा किसी ठंडे एरिया में भी नहीं जाती, क्योंकि जैसे मैं जाऊंगी तो बर्फ जो होगी बेटा वो तो मुझे देख के पिघल जाएगी। कैसी बातें करते हो बेटा, मतलब क्या डायलॉग्स मारते हो बेटा, ये डायलॉग जिंदगी में आगे काम नहीं आएंगे बेटा, कुछ नया चाहिए, कुछ नया, ठीक है। तो डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री का क्या मतलब है ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले तो मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ कि ये ट्रेकिया थी तुम्हारी और ये ऐसे डिवाइड कर जाती है, ये ट्रेकिया थी तुम्हारी, ये ऐसे डिवाइड कर जाती है। तो ये जो पहला डिवीजन हुआ, ये पहला डिवीजन जो बना है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या ब्रोंकस टर्म यूज कर सकते हो, ब्रोंकाई प्लूरल होता है, ब्रोंकस सिंगुलर होता है, ठीक है। अब बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री का क्या मतलब है। बेटा सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। आपके पास क्या है, ये नेक वाले एरिया में भी वर्टिब्री है, फिर आपके चेस्ट वाले एरिया में भी वर्टिब्री है, ठीक है, फिर आपके और उसके नीचे भी वर्टिब्री है। सबको वर्टिब्रल कॉलम का कॉन्सेप्ट पता है कि तुम्हारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे तुम बैकबोन कहते हो कि नहीं, कहते हो कि नहीं, हाँ बैकबोन कहते हो कि नहीं, सबको पता है ना ये। हम अगर मैं पीठ बनाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हें ना एकदम बेसिक से बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें एकदम डायग्राम से बताने की कोशिश करती हूँ। तो तुम्हारी बैकबोन में बेटा ऐसे करके रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। अगर तुम ऐसा मुंह बना दो व्यक्ति का, तो ये गर्दन से चालू करके, ठीक है, वैसे मैं ऐसे नहीं दिखा सकती क्योंकि ये थ्री ऐसे है, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे बैकबोन होगा बेटा, राइट, ऐसे बैकबोन होगा। और ये बैकबोन में बेटा
वर्टिब्रीज होती है, ये वर्टिब्री है, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये नेक वाले एरिया में बेटा कुछ वर्टिब्री होगी, जिसे तुम बोलते हो सर्वाइकल वर्टिब्री। तुमने कई लोगों को सुना है कि इसको सर्वाइकल हो गया है, इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, यानी उसके गर्दन वाली जो वर्टिब्री हड्डियां हैं उसमें प्रॉब्लम हो गई है। अब बेटा जो चेस्ट एरिया में तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम दिखता है उसकी वर्टिब्री को बोला जाता है थोरैसिक वर्टिब्री। मुझे ये वाला पॉइंट समझाने के लिए तुम्हें बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। नेक पे जो वर्टिब्री है उसे सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। जो चेस्ट वाले एरिया में वर्टिब्री होती है बेटा उसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। उसके नीचे जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स होंगी उसे बोलते हैं लंबर वर्टिब्री, फिर सेक्रल, फिर कॉक्सियल, जैसे टेल बोन बोलते हैं। समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें। तो थोरैसिक वर्टिब्री आपकी बॉडी में 12 होती हैं, जो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। कितनी होती है बेटा थोरैसिक वर्टिब्री? 12 होती हैं। 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है। तो अगर मैं आपके आगे से आपका ट्रेकिया है, आगे से आपकी ट्रेकिया है, पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम है, अगर मैं ये देखना चाहूं कि मेरी जो ट्रेकिया है उसको मैं वर्टिब्रल कॉलम में कंपेयर करूं, तो ये आपकी समझना वर्टिब्रल, ये आपकी समझना बेटा ट्रेकिया है और पीछे आपकी थोरैसिक वर्टिब्री है, चेस्ट वाले एरिया की जो वर्टिब्रीज है, बोन्स है। तो चेस्ट वाले एरिया में तो 12 वर्टिब्री है ना बेटा, लेकिन 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले वर्टिब्रा की पोजीशन पे आके, एकदम फिफ्थ वाले वर्टिब्रा की पोजीशन पे आके आपकी ये जो ट्रेकिया है बेटा ये डिवाइड हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैम 9th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको रिलेट कर पाए बेटा कि क्यों बोला ये लाइन, दैट ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। जिस पोजीशन में पीछे की साइड पे, डोर्सल साइड पे 5वीं थोरैसिक एरिया की वर्टिब्रा होगी, उसी पोजीशन पे वेंट्रल साइड पे तुम्हारी ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रही है ये बात बेटा? यस। तो दैट इज द डिवीजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये लिखने वाले पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं। देखो ट्रेकिया थी, ट्रेकिया थी, अब ट्रेकिया से क्या बना? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से बनेगा टर्शरी ब्रोंकाई। मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, देखो इससे बना प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करेगी तो बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा? टर्शरी ब्रोंकाई। अब मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई ऐसे ब्रांच करेगी तो क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड कर रही है तो बेटा क्या बन रहा है? टर्शरी ब्रोंकाई। समझ में आ रही है सभी को बात? एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी ट्री। एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, इसीलिए इसे बोलता है मतलब बोला जाता है रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्री। एक टहनी के फॉर्म में बेटा आपको दिख रहा है। समझ में आ रही है बेटा सभी को कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है सभी को कॉन्सेप्ट बेटा? तो आपकी ट्रेकिया थी, ट्रेकिया डिवाइड की प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी डिवाइड किया सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड किया टर्शरी ब्रोंकाई में। आपको एक बात मैं और बता दूं कि ये जो हमने बेटा कार्टिलेजिनस रिंग्स बना रखे हैं, ये रिंग्स आपके कहां तक प्रेजेंट होते हैं, इससे बहुत ज्यादा सवाल आता है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको ये प्राइमरी ब्रोंकाई में भी दिख रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी दिख रहा है, टर्शरी ब्रोंकाई में भी दिख रहा है, राइट मेरे बच्चों? तो मैं इसको जरा पहले लिखूं, यहां इसको मैं ऐसे लिखूं, ये सब में बेटा क्या है? सब में बेटा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। तो मैं इनके लिए कॉमनली एक पॉइंट लिखती हूं, all has cartilaginous rings, all has cartilaginous rings। और एक चीज और लिखोगे, ब्रोंकस जो होता है वो सिंगुलर यूज किया जाता है और ब्रोंकाई जो होता है वो प्लूरल यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ब्रोंकाई, अभी तक क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ब्रोंकाई। आगे अभी क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्रोंकियोल्स। तुम्हें याद आ रहा है मैंने आपको लिखवाया था ट्रेकिया और ब्रोंकाई में एक अलग एपिथेलियम होती है और ब्रोंकियोल्स में एक अलग एपिथेलियम होती है। बेटा प्लीज कोई गलत आंसर मत देना, मेरा मन रखने के लिए प्लीज सही आंसर दे दो। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में एक टाइप के एपिथेलियम है और ब्रोंकियोल्स में कोई और एपिथेलियम थी। कुछ याद आ रहा है? मुझे बता दो क्या आपने पढ़ा था कि ब्रोंकियोल्स में कौन सी एपिथेलियम होती है और ब्रोंकियोल्स कोई अलग चीज है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। नहीं रोशनी बेटा क्यूबॉइडल नहीं है, ना 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 ना। अनुभव का आंसर सबसे पहले आया है, बाकी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, फैलोपियन ट्यूब्स लिखवाया था, ब्रोंकियोल्स लिखवाया था, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार है। मैंने कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछा है क्या बेटा? मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला? ब्रोंकियोल्स पूछा ना, ब्रोंकियोल्स। पहले आपने लिखा था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम फॉर ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, स्मॉल ब्रोंकियोल्स में सिलिएटेड क्यूबॉइडल। बट मैंने आपसे कहा था लार्ज ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स के बारे में पूछा जाए तो ऑलवेज सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, फैलोपियन ट्यूब, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स अलग स्ट्रक्चर है, ब्रोंकाई अलग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। अभी ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये आगे जाके ऐसे डिवाइड कर रही है किसमें? देखो ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और इनिशियल ब्रोंकियोल्स बेटा आगे जाके क्या बनाएंगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जरा देखना बेटा ये क्या है, आगे जाके क्या बना रही है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या है ये? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। पहले वाली जो ब्रोंकियोल्स हैं वो है इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स आगे जाके क्या बना रही है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? यस बेटा, ब्रोंकियोल्स में भी स्मॉल और लार्ज होता है ना। अरे बेटा ब्रोंकियोल्स में भी स्मॉल और लार्ज होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो ब्रोंकियोल्स है सिलेटेड कॉल्यूमिनार, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स विल हैव सिलेटेड क्यूबॉइडल, ठीक है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स में। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। एनीवे बेटा कॉन्सेप्ट वहां पे ये नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ट्रेकिया प्राइमरी में डिवाइड की, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड की, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड की, टर्शरी ब्रोंकाई बेटा किस में डिवाइड की? इनटू ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल में जो आगे आगे हैं वो इनिशियल ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल में जो नीचे नीचे हैं वो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ठीक है, ठीक है। ब्रोंकाई में हमेशा बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, ब्रोंकाई में हमेशा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं बेटा कुछ हिस्सों में सिलेटेड कॉल्यूमिनार यहाँ पे भी होता है, कुछ हिस्सों में सिलेटेड कॉल्यूमिनार यहाँ पे भी होता है, ठीक है। चलो सिलेटेड कॉल्यूमिनार यहाँ पे भी होता है, बट हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके लिए दिया होता है। एनीवे बेटा आप यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे वापस आओ बेटा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड कर रही है इनटू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स आगे जाके क्या बना रही है बेटा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे जाके बेटा क्या बनाएगी एक्चुअल में? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। मैं अभी बता रही हूं आपको, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स अभी बताऊंगी मैं आपको, वेट करो, ठीक है। पहले आप इन तीनों को नोट करो बेटा, इन तीनों को जरा नोट करना। इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड करके क्या बना रही है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। पहले यहां तक बनाओ, पहले यहां तक बनाओ। इतनी डिटेलिंग जो है बेटा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की तो नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टर्मिनल दिया हुआ है, यानी वो आपसे ये जानना चाहती है कि इनिशियल भी होते हैं
और उन्होंने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मेंशन नहीं किए हुए बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं। तो आप एक बार यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, पहले आप यहां तक नोट करो बेटा, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यस पल्लवी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पल्लवी बिल्कुल सही आंसर है। स्मॉलर ब्रोंकियोल क्यूबॉइडल, बड़े ब्रोंकियोल्स यू विल हैव सिलेटेड कॉलमनार, बिल्कुल सही बेटा। एनिमेशन नहीं है, 3D है, मैं वो आपको दिखा रही हूं, थोड़ा वेट तो करो, वेट तो करो, ठीक है। आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी क्या होगा बेटा, आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे, बट आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बेटा कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स है या नहीं है, ये आपका होमवर्क है, आप एनसीईआरटी से ढूंढ के लेके आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपको अभी तो आज तो मैं नहीं करा पाऊंगी, आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है या नहीं। इनिशियल में होती हैं, मैंने आपको दिखा दिया इनिशियल में होती हैं, बट क्या यहाँ कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं या नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ के कल बेटा अगले क्लास में बताना है। ये नहीं कि आप यहीं से बेटा देखने लग जाओ, क्या मैम यहाँ तक कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं या नहीं है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। इनिशियल ब्रोंकियोल तक बेटा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में है या नहीं है आप बताना, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं, यहाँ पे नो रिंग्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में बेटा नो कार्टिलेजिनस रिंग्स, नो कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। कोई बच्चे आंसर दे रहे हैं यस, कोई बच्चे आंसर दे रहे हैं नो, तो बेटा ये तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, पहले मुझे ये बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत, बेटा यहां तक कोई दिक्कत, पहले मुझे ये बताओ एनी प्रॉब्लम टिल हियर। तो मैं यहां तक की एक एनिमेशन आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी, डोंट वरी, क्विक रिवीजन कराऊंगी बेटा। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, कोई दुख दर्द समस्या यहां तक। अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, एक एनिमेशन दिखाती हूँ, एनिमेशन नहीं है 3D है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा ना 3D दिखाना चाहती हूँ। अरे यार उन्होंने बेटा वही वाला एनिमेशन वैसे लगाया नहीं बेटा। आपको ये ट्रेकिया दिख रहा है, एक सेकेंड, आपको बेटा ये ट्रेकिया दिख रहा है, दिस इज द ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया लंग से कनेक्टेड तुम्हें दिख रहा है, ये दो लंग्स है पिंक कलर के, दिस एंड दिस, ठीक है। और ये ट्रेकिया में ये रिंग्स दिख रही है बेटा, दीज आर दी रिंग्स, दीज आर दी रिंग्स, दीज आर दी रिंग्स। ये आपकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है रिंग्स, बट देखो डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट है, दिस इज इनकम्प्लीट ऑन दी डॉर्सल साइड, राइट मेरे बच्चों, इनकम्प्लीट ऑन दी डॉर्सल साइड। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर जरा देखो बेटा, ये क्लिक क्यों नहीं हो रही बेटा, पता है क्या, एक जो मेरे को 3D लगवाना था वो इन्होंने लगाया नहीं है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी, इसको जरा देखना बेटा ध्यान से, ये बेटा इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया, ये आपकी ट्रेकिया, ये आपका वॉइस बॉक्स है बेटा, दिस इज योर वॉइस बॉक्स, दिस इज योर वॉइस बॉक्स, कैन यू सी, दिस इज योर लैरिंग्स, this is your larynx, larynx is present at the top of this pipe is trachea, ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड करेगी, ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड करेगी, यहां से डिवाइड कर रही है बच्चों, ये बेटा फुल स्क्रीन कर देती हूं मैं, ये ट्रेकिया बेटा फुल स्क्रीन कर दिया बेटा, ये ट्रेकिया यहां पे डिवाइड कर रही है, कौन से लेवल पर डिवाइड कर रही है बच्चों, कौन से लेवल पर डिवाइड कर रही है बेटा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ये जो डिवाइड कर रही है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये और ये जरा मुझे बताना, ये और ये क्या कहलाएगी बेटा, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई,
दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, यस और नो। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड करेगी फर्दर, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जब फर्दर डिवाइड करेगी तो ये बनाएगी बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई। अरे 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 अरे, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जब आगे डिवाइड करेगी तो बनाएगी बेटा टर्शरी ब्रोंकाई। बेटा एक तो ये ना हिल जा रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है बेटा? ओहो ओहो बेटा ये बोर्ड में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। हाँ ये दिख रहा है बेटा ट्री जैसा अपीयरेंस, कैन यू सी दिस ट्री लाइक अपीयरेंस? एक्चुअल में ये ट्री लाइक अपीयरेंस ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में डिवाइड कर रही है, सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड करेगी, टर्शरी बेटा ब्रोंकियोल्स बनाएंगी, और अल्टीमेटली बेटा ब्रोंकियोल से ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये आपके एकदम जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है बेसिकली, कहां गए? ये आपके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, ये एकदम लास्ट वाले टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और फिर आपको ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें आप बोलते हैं एल्वियोलाई। मैं जरा आपको एल्वियोलाई भी थोड़ा सा ना यहां से दिखाती हूँ, जो हमें पढ़ना है जिसके बारे में। दिस इज बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ है भैया फुल स्क्रीन? ये रहा बेटा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपकी जो स्ट्रक्चर्स कल हमें जिसके बारे में पढ़ना है, दिस इज योर एल्वियोलाई। और कोई मुझे ये बता सकता है कि एल्वियोलाई के अराउंड ये जो दिख रहा है तुम्हें ब्लू और रेड कलर से, ये क्या है? एल्वियोलाई के अराउंड जो ये तुम्हें ब्लू और रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। और ये तो रिंग्स दिख रही हैं तुम्हें, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये तो हर जगह तुम्हें कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रही हैं बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट? ये कैपिलरी है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेरे बच्चों, दीज आर पल्मोनरी कैपिलरीज। शाबाश। थोड़ा सा बेटा 3D उल्टा सीधा होता है, मैं तुम्हारे लिए फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ 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 लेके आऊं ताकि तुम देखो। बेटा तुम्हें अच्छा लगा ये 3D? तुम्हें अच्छा लगा ये 3D? कुछ तो समझ पाए? अब मैं जब अगली क्लास में तुम्हें लंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो मैं तुम्हें जब लंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी तब तुम्हें ये स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी। दिस स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो लंग्स है ना बेटा, ये लंग्स कैसे दिखते हैं और कौन सा लंग बड़ा होता है, कौन सा लंग छोटा होता है, ये मैं अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगी जब मैं अगली क्लास तुम्हें पढ़ाऊंगी। दैट विच लंग इज बिगर, विच लंग इज स्मॉलर, किसमें कितने डिविजन्स होते हैं, दिल कौन सी तरफ प्रेजेंट होता है, ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में देखने वाले हैं कि तुम्हारा हार्ट किस तरफ टिल्टेड होता है, कौन सा लंग ज्यादा लंबा है, कौन सा लंग ज्यादा हैवी है, एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैं तुम्हें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बेटा, एक तो होमवर्क तो मैंने दे ही दिया है और प्लस मैं थोड़ा और तुम्हें बताऊंगी। गुड है बेटा, गुड टू गो एवरीबॉडी, गुड टू गो बेटा, यस 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 एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक चीज तुम्हें बता के जाती हूँ बेटा ताकि हम अगली क्लास में यहां से शुरू कर पाए। ठीक है, एक चीज मैं क्या करूंगी, यस एक चीज मैं आपको बता के जाती हूँ ताकि मैं यहां से बेटा स्टार्ट कर पाऊं। आप एक और एरो डाल के बेटा क्या लिखेंगे, एक और एरो डाल के आप लिखेंगे एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक आप लिख चुके हैं ना, एक एरो डाल लीजिए बेटा, क्या एक एरो डाल लीजिए बेटा एल्वियोलाई, क्योंकि यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाहती हूँ। दिस इज एल्वियोलाई। ये एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिनके हेल्प से आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी को जाना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, तो एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके बारे में डिटेल में हमें अगली क्लास में करना है। ठीक है, यस एक बारी मैं क्विक रिवीजन करा दूं आज का, क्विक रिवीजन, यहां से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बेटा मैंने आपसे वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स वाला तो मैंने आपको पढ़ाई दिया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटा एक बारी फटाफट से रिवाइज करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स दो ओपनिंग होती है जो अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आता है नेजल चेंबर जिसमें तुम्हें फाइन हेयर दिख रहा है और म्यूकस दिख रहा है टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, और
नेजल चेंबर से तुम्हें दिख रहा है इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन होती है नेजोफैरिंग्स में, नेजोफैरिंग्स लीड्स टू बेटा वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, जिसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे एयर जब आती है बीट करती है तो उसके वाइब्रेशन से बेटा क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब फीमेल में पिच ऑफ वॉइस हाई होती है क्योंकि उनकी वॉइस स्ट्रिंग्स जो हैं, वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग होती हैं। हमारी थोड़ी पतली होती हैं, उनकी थोड़ी मोटी होती हैं और टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होती है, उसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। लैरिंग्स 9 कार्टिलेज की बनी होती है जिसका नाम तुम्हें याद नहीं रखना है, लेकिन उसका एक कार्टिलेज आपको याद रखना है, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर की कवरिंग होती है। ग्लॉटिस आपकी विंड पाइप की ओपनिंग को कहा जाता है, ट्रेकिया को कहा जाता है। ट्रेकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है क्योंकि ट्रेकिया वेंट्रल साइड पे है, ईसोफेगस डॉर्सल साइड पे है। ईसोफेगस को तुम्हें बंद नहीं करना है ना बेटा, तो तुम्हारी ट्रेकियल जो रिंग्स हैं वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होंगी। ट्रेकिया तुम्हारी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर डिवाइड करती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू टर्शरी, टर्शरी इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स इनिशियल ब्रोंकियोल्स होती हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती है। मैंने तुम्हें बताया अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स तो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, तुम्हें बताना है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप बेटा ये रिवीजन समझ में आ गया, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आया आज का कंटेंट बेटा, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताना, जैसा मैं बोलती हूँ योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बेटा, सो प्लीज प्लीज डू लेट मी नो if you understood all these structures in detail। हम यहाँ से अगली कक्षा में बेटा स्टार्ट करेंगे। कुंदन भैया को हम बुला देते हैं, ठीक है, कुंदन भैया से आपको मिलवा देते हैं, फिर हम क्लास को अंत करते हैं। कुंदन भैया यहीं पे हैं, तो कुंदन ओपी होगा चैट पे, ये रहा कुंदन जो बहुत हेल्प कर रहा था। ही इज कुंदन वेरी वेरी टॉल, टॉलर देन मी। कुंदन तुम बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? कह रहे थे मैं तुम्हारे तो वो कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, बोल रहे थे जस्टिस फॉर कुंदन। हाँ शर्मा रहे कुंदन यार तुम लोगों से मिलके। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कुंदन के लिए बहुत सारे दिल बनाएंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी, देखो देखो वंडरफुल। कुंदन भाई शर्मा गए। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी सिंसियर बॉय, ठीक है। एवरीबॉडी इज सिंसियर, दे वर्क वेरी वेरी हार्ड। और ये सारे लोग बेटा आप लोगों के लिए काम करते हैं, तभी हम अच्छे से लेक्चर ले पाते हैं। और जब हम नहीं ले पाते अच्छे से तो समझो इन लोगों ने से भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो हम आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं। आज मैंने आपको बेटा गाना इन बिटवीन सुना दिया था, तो अभी गाने की डिमांड मत करना, ठीक है। यस, अरे भाई कितने दिल आ रहे हैं, इतने दिल तो मेरे लिए नहीं आए। वाह वाह वाह। फिर भी बेटा मैं अगले हफ्ते क्योंकि मिलूंगी तो मैं 2 लाइन तो सुना के ही जाऊंगी, भले यहाँ पे किसी की भी क्लास हो, ठीक है। यस, लेकिन गाना कौन सा सुनाओ बेटा? जो गाना सुनाया था वही गाना वापस सुनाती हूँ, ठीक है। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको सिलेक्ट होना पड़ेगा। जो तुमने एमबीबीएस का ठाना है तो डॉक्टर बनके दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप सारे बच्चों पढ़ाई करते रहो। आई लव यू ऑल, आई विल मिस यू ऑल, क्योंकि एक ही क्लास थी बेटा हफ्ते में अर्जुना की, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।